सो ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू दी सरफेस, वो मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और दूसरा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताया था आपको मैंने। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है? E डॉट ए, और मैग्नीट्यूड ही देखना हो तो ई ए, मैग्नीट्यूड ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट हो तो ऐसा, नहीं तो थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उससे हमेशा 90 डिग्री पर होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस जिसके ऑफ आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में फ्लक्स निकालने को बोला जाए तो आपका दिमाग दो जगह पर दौड़ना चाहिए। एक, क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, क्या मुझे एरिया वेक्टर एरिया दिया है, क्या मुझे एंगल दिया है। तो एक फॉर्मूला तो फ्लक्स का ये होता है जहां से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज दिस। पूरे पार्ट को सॉल्व करने पर क्या आता है? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये भी फ्लक्स का ही फॉर्मूला है जो ये बताता है कि फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज्ड पर। अगर मेरी ये एक सरफेस है और इसमें कोई चार्ज Q है, तो अगर मैं मेरी सरफेस को बड़ा भी कर दूं, उसका रेडियस R भी कर दूं, आप देख सकते हो अभी भी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पास हो रही है दोनों सरफेस से जितनी पहले हो रही थी। दोनों सरफेस से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पास हो रही है। तो फ्लक्स आपकी उस गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। ये वो सभी स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने वीडियो देख लिया है। ये सब चीजें मैंने उसमें बताई है। अब आपको उसी चीज को मैं न्यूमेरिकल में अप्लाई करवाना सिखाता हूं, तो देखो आपको कितना इजी लगेगा। यार एक तो इतना लेट जो ज्वाइन कर रहा होता है ना, क्यों आए हो? 30 मिनट्स में 6-7 मिनट लेट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर, यूवी प्लीज आप टाइम पे आइए, नहीं तो कुछ ना कुछ हर बार हर क्लास में छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई, क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई एंड क्वेश्चन नंबर 16 जीएसईबी के नोट्स में। सौम्या, could you read question number 8? उसका पेज नंबर 39 होगा सीबीएसई में, और गुजरात बोर्ड में 47। A point charges causes an electric flux of -1 into 10 raised to 3 Newton meter square upon coulomb. Okay. To pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius is doubled, how much flux would pass through the surface, and what is value of the point charge? अगर एक सरफेस के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या फ्लक्स में कोई फर्क पड़ता है? नो, flux would remain same. There will be no change in electric flux because electric flux सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नो चेंज। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, मैंने डिराइव भी करवाया था। कभी कभी
जिसने डेरिवेशन पे ध्यान ना दिया हो उसको ये लगेगा सर फ्लक्स में एरिया तो आ रहा है और एरिया में रेडियस आता है, तो डिपेंड तो करता है, बट मैंने डेरिवेशन में बताया था वो आर कैंसिल आउट हो जाता है। वो डेरिवेशन आपके नोट्स में कहीं नहीं दिया है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। एनसीईआरटी में कहीं हो तो गुजरात बोर्ड वाले लर्न कर सकते हैं, बट एज सच सीबीएसई में मैंने कम ही देखा है उसको पूछा हो, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। सेकंड बहुत इजी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अरे अगर फ्लक्स गिवन हो, फ्लक्स के दो फॉर्मूले थे ना हमारा, एक तो ये और एक ये, अगर फ्लक्स गिवन हो तो चार्ज निकाला जा सकता है। फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की बात नहीं की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल भी नहीं सकते, बट दूसरा तो है ना क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना गिवन है, -10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। इसको सब्जेक्ट बना दिया, बस ये आंसर आ गया आपका। क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू -8.85 इंटू 10⁻⁻9, और चार्ज है तो यूनिट आ गया कूलम, तो इतना चार्ज होगा। खत्म क्वेश्चन, इजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फॉर सीबीएसई, नहीं फॉर गुजरात बोर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 10 फॉर सीबीएसई। विश्वा, रीड क्वेश्चन नंबर 17. A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80.0 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere and what is the total electric flux leaving the sphere surface of the sphere. All right, good. भाई एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर गिवन है आप, और बोला है कि उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो इतना है। याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने 3 सेक्शन बनाए थे पेज पर, एक होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता था सरफेस और एक होता था वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज इस स्फीयर के ऊपर होगा कितना वो निकालो। तो अब चार्ज निकालना हो, डायामीटर से एरिया हम निकाल सकते हैं, सिग्मा दिया है तो चार्ज कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज इज सिग्मा इंटू एरिया। यस यश बोलो। सर वो एरिया होगा या फिर वॉल्यूम होगा, क्योंकि इधर बोला ना चार्ज स्फीयर, तो वी नहीं हो जाए। सरफेस की बात हो रही है ना, पूरे उसकी बात नहीं हो रही बेटा, तुझे समझ सरफेस उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी दी है। ओके समझ गया समझ गया समझ गया। तो यहां पे सिग्मा की जगह लिख दिया 80 इंटू 10⁻⁻6, और अब ये पाई आर स्क्वायर मत कर देना एरिया, वो सर्कल के लिए होता है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4 पाई और डी दिया हुआ है तो d/2 होल स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई करके आपका चार्ज आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट भी इजी है ना।
अगर चार्ज मिल गया, अगर चार्ज आपके पास है तो क्या फ्लक्स निकल सकता है? Am I audible? Alright. ध्रुवी आपको पता लगा ये? एक तो ध्रुवी बेटा प्लीज टाइम पे आया करो, थोड़ा भी 5-10 मिनट तुम लेट कर दे तो चीजें मिस कर दोगे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट में आपने चार्ज निकाल लिया होगा, सेकंड पार्ट में बोला है फ्लक्स निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी चार्ज आया उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? बस फॉर्मूला है, पुट करो और आंसर लेके आ जाओ। यस प्रीत। सर वो चार्ज एनक्लोज्ड होता है, तो सर ये तो एनक्लोज नहीं हुआ ना? एनक्लोज मतलब अभी ये तो सरफेस पर है, बट अगर इसकी एनक्लोज कहां पर होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अगर मेरी एक गॉसियन सरफेस बाहर होती तो उसके लिए तो ये एनक्लोज चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है ना। ओके, हाँ ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं इसका जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो हम ये जो सरफेस पर चार्ज होते हैं उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हाँ याद सर, करो। क्योंकि वो डायग्राम देखा था उसमें वो एकदम अंदर की तरफ था ना, इसलिए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो फॉर्मूला यही रहेगा, बट हम अज्यूम करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो जीएसईबी का नोट्स में होगा, और क्वेश्चन नंबर 14 वो सीबीएसई के नोट्स का होगा। Panshu, read. The 14. Yeah. Consider a uniform electric field. E is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? B. What is the flux through the same square if the normal to its plane make a 60-degree angle with the x-axis? ऑलराइट, गुड। ये सभी वही क्वेश्चंस में करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी वाले हैं। तो मतलब अगर आए तो एज इट इज आएंगे एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है वैल्यू चेंज होगी। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जिसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। पीछे आई कैप दिख रहा है, तो आई कैप दिखते से आपको पता लग जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। पूछा है कि अगर एक स्क्वायर जिसे हम वाई जेड प्लेन में रखें तो उस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकाल। तो मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवाता हूं डायग्राम के थ्रू। बचपन से ही जिसको एक्स मानते आ रहे उसी को एक्स मान रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये वाई। तो इधर जो जेड एक्सिस होगी वो मेरा ये पेन होगा जो बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज जेड एक्सिस। तो यहां पर जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, ये हो गया मेरा वाई जेड प्लेन। जैसे कि ये स्केल, अगर अभी यार इस स्केल को देखूं मैं, तो ये स्केल वाई जेड प्लेन में, ऊपर कौन सी एक्सिस है? जेड। ऊपर नीचे कौन सी एक्सिस चल रही? वाई। तो स्केल कौन से प्लेन में आ गई? वाई जेड प्लेन। ये इमेजिन हो गया सबको? धीर, क्लियर है तुझे? अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
तो मैं अपना अगर ये स्क्वायर मानता तो इसका एरिया वेक्टर क्या ये होता, सरफेस से परपेंडिकुलर, और वो कौन सी एक्सिस के अलोंग हो गया, एक्स, और एक्स एक्सिस में ऑलरेडी कोई पहले से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो जो स्क्वायर यहां पे रखा था उसका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। क्या इमेजिन हुआ ये, बस खत्म। फ्लक्स निकाल लो सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्क्वायर की साइड है और एंगल है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, फ्लक्स इज ई ए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 raised to the power 3। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने -4 डिवाइड बाय 10,000 कर दिया, तो अब मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, cos 0 डिग्री। बस सॉल्व कर लो, cos 3 into 10 raised to the power 3, 100 ये हो गया 10 raised to the power -2, और cos 0 होता है 1, तो ये आ गया 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलनी है, हम इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में एक ही चैलेंज होता है, एंगल फाइंड आउट करना, तो उसी पर मेहनत करना, फॉर्मूला लगा के आंसर लाना तो बच्चों वाला काम। है 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, इसका बी पार्ट रीड करो और समझने का ट्राई करो, इमेजिन करने का ट्राई करो सिचुएशन क्या दी है, सिर्फ जस्ट एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 10 बार करो, इमेजिन करो क्या दिया। बी पार्ट और कोई समझाना चाहेगा तो मैं चाहूंगा आप बता सकते हो। यस फॉरम, यस सर अमय। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है वो ऐसे मतलब टिल्ट किया हुआ है कि जो उसका उसका परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज एरिया वेक्टर, वो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सिंपल, गुड। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अब वो सरफेस को इस तरीके से टिल्ट किया सच दैट वो जो एरिया वेक्टर है जिसे हम नॉर्मल बोल रहे हैं उस क्वेश्चन में, वो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना ले, 60 डिग्री, और एक्स एक्सिस पे कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इनडायरेक्टली उन्होंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री। बाकी सब एज इट इज। तो फ्लक्स कितना होगा, ई ए cos 60, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है अभी भी, एरिया चेंज नहीं हुआ है तो वो भी 100 into 10 raised to the power -4, बट cos 60 क्या होता है 1/2। तो आपका जो भी आंसर पहले आया था उससे हाफ हो जाएगा आंसर, तो पहले 30 था तो अब हो जाएगा 15। गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है, बट सीबीएसई में इसके आगे भी एक पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट ऐसा करके। उस पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नहीं सॉरी, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अबव क्वेश्चन थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड
20 centimeter oriented so that its faces are parallel to coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन। अब अगर फेसेस एक्स वाई प्लेन पर है तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस पे आ जाएगा। अगर मेरा ये स्क्वायर ऐसे एक्स वाई प्लेन पर है तो क्या एरिया वेक्टर मेरा जेड एक्सिस पे आ गया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और वो एरिया वेक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अब कितना एंगल बना लिया, 90 डिग्री, 90, और कॉस 90 होता है 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा उस पार्ट। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, ये सीबीएसई का है एंड गुजरात बोर्ड का वही है। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर आप टेस्ट के लिए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, थोड़े से जुगाड़ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको के कैप के अलोंग दिया हुआ है, दिमाग में रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पर बढ़ रही है। किस रेट से? डी बाय डी आर। किस रेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है? 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये दिया ना, हाँ। तो आपको जो फील्ड का वैल्यू दिया है वो नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, वो आपको उसका चेंज बता रहा है कि आगे जाने पर फील्ड किस के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। तो पर मीटर वो कितना वेरी कर रही है? 10⁻⁵ एंड इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है जेड एक्सिस के अलोंग, के कैप। अब बोला है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। जो डाइपोल मोमेंट है ये के कैप के अलोंग है और डाइपोल मोमेंट माइनस के कैप के अलोंग है, और कितना है? 10⁻⁻7 कूलम मीटर दिया है सब। फोर्स निकालने के लिए बोला है। अब देखिए, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था। कोई एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? QE। ठीक है। अब यहां पर मैं इसको QE ना लिख के क्या लिखूंगा? QDE। इलेक्ट्रिक फील्ड ये E लिखू, DE लिखू, एक ही बात है। और इस पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dr कर दूंगा, तो Q इंटू dr और DE बाय dr। कुछ को एक क्लिक हुआ होगा, कुछ को ये नहीं क्लिक हुआ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? दोनों में से डाइपोल का कोई भी चार्ज ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लो। वो 2a तो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, उसको मैं dr से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जब मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dr किया तो मेरा पहला टर्म क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। और d बाय dr क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है। तो मेरे को दोनों गिवन है क्वेश्चन में। इसका वैल्यू क्या है? -7, और इसका वैल्यू क्या है? -5। कितना आ गया? -12। और एक प्लस के कैप था, एक माइनस के कैप, तो बेसिकली वो माइनस हो जाएगा फाइनल फोर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना एंड डायरेक्शन माइनस के कैप के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। आप वो भी लिख सकते हो, मैंने माइनस के कैप लिख दिया।
टॉर्क का आंसर 0 है, कोई बता सकता है क्यों 0 है? फोर्स तो निकल के आ गया, टॉर्क 0 आएगा, क्यों? यस वरुण, वरुण मैम क्यों सर, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो दोनों सेम है, तो उसकी वजह से टॉर्क नहीं लग रहा। वेरी टॉर्क गुड। तभी और ऐसे भी देख सकता है, व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला? आर क्रॉस एस। अरे वो तो बेसिक फॉर्मूला था, इस चैप्टर में डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा था? पी 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 डॉट हाँ ई साइन थीटा, राइट। P क्रॉस E, P साइन हाँ थीटा आया था। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है Z एक्सिस के अलोंग, डाइपोल मोमेंट है माइनस Z के अलोंग, इनके बीच में एंगल कितना बन गया? 180, और साइन 180 होता है 0, दैट्स व्हाई टॉर्क इज 0। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में Z एक्सिस के अलोंग दिया है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव Z के अलोंग दिया है, सिंस दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हुआ, एंड साइन 180 इज 0। सर और फोर्स वरुण का वेरी गुड, डायरेक्शन तूने जो कैसा है? कंसेप्ट लगाया वो डेरिवेशन के थ्रू लगाया, व्हिच इज आल्सो गुड। सर फोर्स का डायरेक्शन माइनस की कैप कैसा है? यहाँ पर ये यहाँ के कैप लिखता इसके लिए और इसके लिए माइनस लगता, तो वो माइनस साइन इधर आ जाता आगे, और के कैप 1 बन जाता है, ऐसे बोलना चाहे तो। डॉट प्रोडक्ट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर। ऑलराइट, सो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, बस कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो सॉल्व करने का ट्राई करना, ना आए तो पूछना, अदरवाइज में इनका भी एक 4-5 सभी क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर मैंने लीना मैम को बनाने को बोला है, तो आप हमेशा उसको एक्सेस कर पाए। तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए, शायद वो क्वेश्चन भी उसमें आ जाए। आपको अगर समझ में आ गया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे सीबीएसई वाले, इतने मैं मानता हूँ, थोड़े आप खुद से ट्राई करो, और ना आने पर वो तो मैं अपलोड करवा ही रहा हूँ। गुजरात बोर्ड वालों, जितने भी आपके आंसर शीट एज इट इज सेशन के अपलोड हो रहे हैं वहां पर, तो आप वहां से देख सकते हो पूरे सॉल्यूशंस, और जिसको जहां भी दिक्कत आ रही है कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।